कभी सोचा है क्या इस प्लैनेट पर हम इंसान अकेले हैं? बिल्कुल नहीं। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर समुंदर की विशाल ब्लू व्हेल तक हर कोई, हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और हमारा भी नेचर के साथ ना एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो चलिए आज इसी खूबसूरत कनेक्शन को खासकर इंडिया के अनमोल जंगलों और वाइल्ड लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना। लेप्चा कम्युनिटी का ये लोकगीत हमें याद दिलाता है कि म्यूजिक, संगीत सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकलता। प्रकृति के हर कोने में संगीत है। बहते झरनों में, नदियों में, ऊंचे पहाड़ों में, अरे यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ों में भी। तो ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाता है कि हमारा नेचर के साथ रिश्ता कितना कितना अनोखा है। तो ये जो कनेक्शन है, इसे आखिर कहते क्या हैं? इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में जैव विविधता। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। एक क्रिकेट टीम इमेजिन कीजिए। जैसे टीम में हर प्लेयर का रोल इंपॉर्टेंट होता है, राइट? चाहे वो स्टार बैट्समैन हो या फिर आखिरी फील्डर, सब जरूरी है। बस बिल्कुल वैसे ही प्रकृति में हर जीव का, हर पौधे का अपना एक खास काम है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक कॉम्प्लेक्स वेब, एक जाल बनाते हुए। और जब बात आती है इस बायोडाइवर्सिटी की, तो इस मामले में इंडिया सच में दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। मतलब यहाँ इतनी वैरायटी है पेड़ पौधों और जानवरों की कि ये हमारी एक नेचुरल हेरिटेज है, एक ऐसी अनमोल विरासत जिसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस पूरी कहानी को और बेहतर समझने के लिए ना चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया के सबसे आइकॉनिक जीव का, यानी टाइगर का। देखते हैं इसकी कहानी, क्योंकि ये उस वेब ऑफ लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन जरा सोचिए क्या होता है जब उस टीम का, उस वेब का एक की प्लेयर, एक स्टार खिलाड़ी अचानक गायब होने लगता है। इसका असर जाहिर है सिर्फ उस एक खिलाड़ी पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे सिस्टम पर, पूरी टीम के परफॉर्मेंस पर पड़ता है ना? एक अंदाजा लगाइए, 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में इंडिया में कितने टाइगर्स होंगे? लगभग 55,000, 55,000, 50,000 से भी ज्यादा। ये एक ऐसी संख्या है जिसके बारे में आज इमेजिन करना भी मुश्किल है। और फिर सिर्फ कुछ सालों में 1973 तक ये संख्या 55,000 से गिरकर सिर्फ 1,827 रह गई। सिर्फ 1827, एक बहुत ही चिंताजनक गिरावट थी ये। सच तो ये है कि हम अपनी इस अनमोल विरासत को लगभग खो ही चुके थे। अब सवाल उठता है, ऐसा हुआ क्यों? वजहें कई थी। एक तो ट्रेड के लिए उनका शिकार, उनकी स्किन, उनकी हड्डियों के लिए। फिर जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ी, उनके घर यानी जंगल छोटे होते गए। और जब जंगल कम हुए तो उनका खाना, उनका प्रे बेस भी कम हो गया। इन सब चीजों ने मिलकर टाइगर को एक्सटिंक्शन यानी विलुप्ति की कगार पर ला खड़ा किया था। लेकिन तभी एक टर्निंग पॉइंट आया। 1973 में इंडिया ने एक अहम फैसला लिया और लॉन्च किया दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स में से एक, जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। ये एक हिस्टोरिक स्टेप था, एक ऐतिहासिक कदम। प्रोजेक्ट टाइगर आखिरकार बस एक शुरुआत थी। जल्दी सबको ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ टाइगर को बचाना काफी नहीं है। अगर शेर को बचाना है तो उसके पूरे घर को, यानी पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि ये बचाने की कोशिशें आगे कैसे बढ़ीं। तो कंजर्वेशन की जो जर्नी है ना, वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। देखिए 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ, एक सॉलिड फाउंडेशन। उसके ठीक अगले साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया। फिर इंटरेस्टिंग चीज हुई 1980s में। हमारा ध्यान छोटे छोटे जीवों पर भी गया, जैसे तितलियां और मॉथ्स। उन्हें भी प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाला गया। और 1991 में तो पहली बार पौधों को, प्लांट्स को भी इस सुरक्षा कवच में शामिल किया गया। इससे पता चलता है कि टाइम के साथ कंजर्वेशन को लेकर हमारी समझ कितनी मैच्योर हुई। अब देखिए, इतने बड़े देश में जंगलों को मैनेज करना आसान नहीं है, तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाया गया। बेसिकली फॉरेस्ट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। पहले हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। ये सबसे वैल्यूएबल माने जाते हैं कंजर्वेशन के लिए, सोचिए जैसे नेशनल पार्क्स। फिर आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, इन्हें आगे किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जाता है। और तीसरे हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स। ये वो जमीनें हैं जिनकी देखभाल अक्सर लोकल कम्युनिटीज और सरकार मिलकर करते हैं।
ये क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हर तरह के जंगल को उसकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोटेक्शन मिल सके। एक तरफ तो सरकारी कानून और पॉलिसीज़ हैं और वो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन संरक्षण की जो असली ताकत है ना, वो लोगों में है, जनता में। कॉन्जर्वेशन सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये एक जन आंदोलन है, अ पीपल्स मूवमेंट। और इंडिया में कई ऐसी जगह हैं जहां स्थानीय गांव वाले ही असली हीरोज बनकर सामने आए हैं। वो खुद अपने हैबिटेट्स की, अपने आसपास के जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका और उनके बच्चों का भविष्य इन्हीं जंगलों से जुड़ा है। इस जनता की ताकत के कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स देखते हैं। याद है चिपको आंदोलन? हिमालयाज में जब लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक गए थे। या फिर सरिस्का के गांव वाले जिन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का इस्तेमाल करके माइनिंग के खिलाफ एक लंबी लड़ाई जीती। और तहरीक का बीज बचाओ आंदोलन, वहां किसानों ने मिलकर पारंपरिक बीजों को बचाया और इकोलॉजिकल फार्मिंग को बढ़ावा दिया। और ये सुनिए, अलवर में 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जंगल को भाई देव डाका सॉन्चुरी यानी एक सेक्रेट फॉरेस्ट घोषित कर दिया और उसकी रक्षा के लिए अपने खुद के नियम बनाए। ये सारे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि जब लोग साथ आते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। तो इस जन भागीदारी, इस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को अब एक फॉर्मल रूप भी दिया गया है। इसे कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या JFM। इसमें क्या होता है कि लोकल कम्युनिटीज सरकार के साथ पार्टनरशिप करती हैं। वो मिलकर खराब हो चुके जंगलों को फिर से हरा भरा करते हैं और बदले में उन्हें जंगल से कुछ फायदे मिलते हैं, जैसे फ्यूल या फॉडर। इसकी एक बहुत ही सक्सेसफुल शुरुआत 1988 में ओडिशा से हुई थी। वैसे भारत में नेचर कॉन्जर्वेशन कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें तो हमारी संस्कृति और आस्था में बहुत गहरी हैं। इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है सेक्रेड ग्रोव्स यानी पवित्र वन। ये जंगल के वो टुकड़े हैं जिन्हें स्थानीय लोग देवताओं का घर मानकर उनकी रक्षा करते हैं सदियों से। जैसे छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल लोग महुआ और कदम्बा के पेड़ों की पूजा करते हैं, या उड़ीसा और बिहार के ट्राइबल्स इमली और आम के पेड़ों की, और राजस्थान का बिश्नोई समाज वो तो ब्लैक बक, नीलगाय और मोर जैसे जीवों को अपने परिवार का हिस्सा मानकर उनकी हिफाजत करते हैं। ये कॉन्जर्वेशन का एक आध्यात्मिक रूप है। और अंत में गौतम बुद्ध का ये कथन इस पूरी बात का सार है। वो कहते हैं, पेड़ असीम दया वाला एक अजीब जीव है जो उसे काटने वाले कुल्हाड़ीधारी को भी छाया देता है। सोचने वाली बात है ना? प्रकृति हमेशा सिर्फ देती है बिना कुछ मांगे। हमें बस उसकी इस जेनरोसिटी का, इस दानशीलता का सम्मान करना है। तो अब ये सारी बातें सुनने के बाद एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमारे इलाके में, हमारे नेबरहुड में प्रकृति की रक्षा आखिर कर कौन रहा है? हो सकता है कोई अनजान हीरो हो जिसे हम जानते भी नहीं, या शायद वो हीरो बनने की जिम्मेदारी हम सब की है। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूर चाहिए।